देखिए अनसॉल्व में से जम्बल्ड करेंगे क्योंकि रिवीजन तो हम काफ़ी कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि जितने भी पार्ट हमने पढ़े हैं एक एक करके पार्ट पढ़ना और उनके सूत्रों को याद रखना, वो तो आसान होता है ना। अब हमें क्या करना है कि सारे पाठों के सारे सूत्र हमें एक साथ याद रहने चाहिए, क्योंकि जब बोर्ड का पेपर आएगा तो बोर्ड के पेपर में पूरा सिलेबस एक साथ पूछा जाएगा। तो अब आपको प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है, एक बार में एक चैप्टर की तो हो गई, अब आपको सारे चैप्टर एक साथ याद नहीं करने हैं। उसका क्या तरीका है, अनसॉल्व उठाइए, अनसॉल्व में एक एक सवाल करना शुरू कर दीजिए। पहला सवाल करेंगे, पहले सवाल किसी और चैप्टर का होगा, नहीं आता आपको वो चैप्टर खोलेंगे, देखेंगे, सूत्र समझेंगे कौन सा लगा है उसको कर लेंगे। दूसरा सवाल करेंगे दूसरे चैप्टर का होगा। जब आप शुरू में पहला अनसॉल्व करोगे तो पहला अनसॉल्व करने में आपको बहुत समय लगेगा। बैठा लो आगे आ जाओ, आगे वाले सीट पे आ जाओ। पहला चैप्टर करने में आपको बहुत समय लगेगा, क्योंकि पहले चैप्टर में आपको अभी सारे सूत्र याद नहीं होंगे, है ना। जब सारे सूत्र याद नहीं है तो हमें खोल खोल के सूत्रों को देखना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, जो सूत्र होंगे उन सूत्रों को अपने पास एक डायरी में, कॉपी में नोट करना शुरू कर देंगे। कितने आपके लगभग 10-11 चैप्टर हैं, तो 10 चैप्टर में आप 20 पेज की कॉपी ले लीजिए। तो उन पे 20 पेजों में हर चैप्टर के लिए 2 पेज रख दीजिए। 2 पेज से ज्यादा सूत्र हो नहीं सकते किसी के भी, वैसे तो एक ही पेज में आ जाएंगे। तो जो भी सूत्र जिस सवाल में प्रयोग हो रहा है उसे सबसे पहले उस डायरी में लिखो, फिर उसे आप याद करो, फिर वो सवाल करो। तो पहला अनसॉल्व करने में आपको लगभग 3 या 4 दिन लगेंगे। दूसरा अनसॉल्व जब हल करोगे, सारे प्रश्नों को हल करने में आपको लगभग 3 दिन लगेंगे। फिर चौथा करोगे तो हो सकता है 5 दिन लग जाए। फिर उसके बाद आपका समय कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चा पहला अनसॉल्व नहीं करेगा उसको समझ लीजिए फिर पूरा साल भर जो है उसको अगले साल फिर से प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ जाएगी, फेल हो जाएगा। अगर अनसॉल्व नहीं करा तो फेल हो जाएगा निश्चित, ये याद रखो। चलिए अब हम देख रहे हैं जम्बल क्वेश्चन। अनसॉल्व है हमारा 2022। कोई भी अनसॉल्व आपके पास हो, जिस नंबर का आप निकाल लीजिए, उसमें सब में पैटर्न क्वेश्चन का सेम होगा, सेट। ये है सवाल नंबर 6 का खा, देखते हैं का बाद में देखेंगे। ठीक है, पैटर्न बदल गया है, शायद हमने बता भी दिया आपको। 20 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है, बाकी 8-8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 2, बाकी 4-4 नंबर के। ठीक है, तो हम पहले बड़े क्वेश्चनों पर ही फोकस कर रहे हैं। एक आयताकार खेत का विकर्ण, नहीं ये है दी हुई आकृति में, तो पहले हम आकृति देख लेते हैं। ये है हमारे पास आकृति। आकृति को बहुत ध्यान से समझेंगे। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा त्रिभुज है, समकोण। समकोण त्रिभुज में एक तो खास बात होती है कि 90 के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, एक को आधार कहते हैं और एक को लंब कहते हैं। जब हमें कोण नहीं दिया होता तो हम स्वतंत्र हैं, किसी को भी लंब किसी को भी आधार माने। दूसरी बात हमें ये पता होती है कि दुनिया के किसी भी समकोण त्रिभुज में हम लगा लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय है क्या, कर्ण का वर्ग बराबर आधार। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो दी हुई आकृति में एक 14 सेंटीमीटर के 2 भुजाएं हैं। ये भी 14 सेंटीमीटर है और ये भी 14 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं, 1/2 गुणा समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाएं। ठीक है, तो ये जो हमने सूत्र बताया ये आप डायरी में तुरंत लिख लेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। समकोण त्रिभुज की भुजाएं बनाने वाली भुजाएं कौन है, लंब और आधार। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 लंब। इसे आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब गुणा आधार। क्षेत्रफल मतलब कितना क्षेत्र ये आपका घेरा है, इसकी माप क्षेत्रफल कहना है। अब क्या कह रहा है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चतुर्थांश है। कौन, चतुर्थांश क्या होता है, एक वृत्त का चौथाई भाग, उसे कहते हैं चतुर्थांश। तो ये कह रहा है ये बन रहा है चतुर्थांश। अगर ये चतुर्थांश बनेगा तो ये दोनों, ये केंद्र हो जाएगा। अगर केंद्र होगा तो ये क्या होंगी, त्रिज्याएं, यानी इसका मतलब वृत्त कुछ ऐसा होगा, कुछ इस तरह का वृत्त होगा, है ना। और
और ये जो भाग है पूरा, ये वृत्त का चौथाई भाग है चतुर्थांश से। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई/4। यानी इसका क्षेत्रफल अगर निकालना है तो आ जाएगा πr²/4। और त्रिज्या हमें मालूम है कितनी है इसकी? क्यों? क्योंकि ए क्या होगा? केंद्र। क्यों होगा? क्योंकि किताब में बताया, उसने सवाल में बताया कि भाई ये एक चतुर्थांश है, तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये क्या होगा? केंद्र। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर क्या कहा है इसने? बीसी को व्यास मानकर, बीसी कौन है? बीसी को व्यास मानकर, इसको व्यास मानकर और एक अर्धवृत्त बना, ये बनाया हमने। ये किसे व्यास मान के बनाया है? तो इस वाले का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? तो अर्धवृत्त का कितना होगा? πr²/2। 4 कौन मिला? 4 होता है चतुर्थांश। अब यानी ये व्यास अगर होगा तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा πr²/4 हिंदी हिसाब से, है ना। और अगर सही बात करें हम तो इस पर बने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा πr²/2। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चा जैसे कंफ्यूज हो आप भी हो सकते हो। याद ध्यान रखो, चतुर्थांश अर्धवृत्त, अर्ध मतलब आधा, चतुर मतलब चौथाई भाग। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा πr²/2। लेकिन इसकी त्रिज्या कितनी होगी भाई? दुनिया के सारे त्रिज्या बराबर थोड़ी होती हैं। आर मतलब त्रिज्या, किसकी त्रिज्या? जो त्रिज्या आपने मानी है। तो आपने इसको व्यास मान के ये अर्धवृत्त बनाया था, तो त्रिज्या इस वाले व्यास से निकलेगी। और व्यास से त्रिज्या कैसे निकलती है? व्यास का आधा कर दीजिए, क्या निकल आती है? त्रिज्या। अब सवाल ये उठता है, ये बीसी है क्या हमारे पास? नहीं है, याद कर लेंगे। इसी के लिए तो हम ये लगाएंगे। क्या है ये? तो आपसे इस सवाल को हल जब करवाने की कोशिश की एग्जामिनर ने, तो उसने सबसे पहले तो ये जांच लिया कि आपको समकोण त्रिभुज का ज्ञान है या नहीं। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हो या नहीं? उसमें लंब और कर्ण की पहचान, लंब और आधार की पहचान कर सकते हो या नहीं? आपको चतुर्थांश के बारे में जानकारी है या नहीं? क्या आप अर्धवृत्त के बारे में जानते हैं? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलता है ये जानते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है ये जानते हैं? चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकलता है ये जानते हैं? इतनी सारी जानकारी इसने एक ही सवाल में जांच लिया। आप सोचिए प्रश्न का निर्माण कैसे होता है। प्रश्न का निर्माण इसलिए होता है कि आपकी क्या जानकारी है। समकोण त्रिभुज पढ़ा होगा आपने कक्षा 6-7 में, है ना। कक्षा 9, फिर आपने कक्षा 8 में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र पढ़ा होगा, ठीक है। समतल का क्षेत्रफल का एक शायद पार्ट था उसमें। फिर आपको हाई स्कूल में पढ़ाया गया कि कैसे वृत्त होता है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, चतुर्थांश का कैसे निकालते हैं, अर्धवृत्त का कैसे निकालते हैं। फिर पाइथागोरस फिर में भी आपको हाई स्कूल में पढ़ाई गई, उसका हमने सिद्ध भी कर लिया उसको, ठीक है। तो उसने ये जांच लिया कि आपने कहीं रटा तो नहीं है, आपको सब कुछ जानकारी है या नहीं। इतनी जितनी बातें मैंने बोली, इनकी जानकारी सबको आपको है या नहीं है बताइए। अरे जितनी बात मैंने बताई सबकी जानकारी है आपको, तब तो आगे बढ़े, नहीं तो वही पुरानी चीजें पढ़े। तो ये सवाल तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आपको सारी जानकारियां ना हो। समकोण त्रिभुज की, पाइथागोरस थ्योरम की, त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र की, चतुर्थांश के क्षेत्रफल के सूत्र की, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र की, चित्र कैसे बनता है उनका, ये क्षेत्रफल होता क्या है, ये क्षेत्रफल इसकी माप देता है। जिसका भी निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इतनी इस चीज की माप देगा कि भैया कितना क्षेत्र देता है। चतुर्थांश का निकालेंगे, इतनी माप देगा। अर्धवृत्त का निकालेंगे, इतनी देगा। आपसे क्या पूछा है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये है छायांकित, ये एनसीईआरटी का ही सवाल है। इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा। अब आप देखिए, सबसे पहले त्रिभुज BAC में, ये भी एक ज्ञान की बात है कि जो समकोण त्रिभुज वाला बिंदु होता है वो बीच में है हमेशा। तो कर्ण का वर्ग हम जानते हैं, कितना है कर्ण? AC का वर्ग, कर्ण तो AC है 90 के सामने। आधार कौन है? AC का वर्ग प्लस AB। AC कितना है? 14 का वर्ग, AB 14 का वर्ग, और ये 14 का वर्ग 196 कितना होगा? 2 गुणा 196, क्योंकि वर्ग निकालना है। चाहे आप जोड़ के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी एक चीज को 2 बार जोड़ोगे तो 2 गुणा लिख सकते हो उसको। और 196 किसका वर्ग होता है? इसे लिख सकते हो 14 गुणा 14। चाहे आप इन दोनों को जोड़ने के बाद उसके टुकड़े कर लो, चाहे स्मार्ट वर्क कर लो।
तो BC का वर्ग ये है, तो वर्ग इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? वर्ग। तो इसने ये भी जांच लिया कि आपको वर्गमूल निकालना आता है या नहीं आता है, गुणनखंड करने आते हैं या नहीं आते हैं, दिमाग आपका कैसे काम करता है। आधे बच्चे तो यहीं पे हिम्मत हार जाते हैं। अब क्या करें? अरे भाई 14 स्क्वायर 2 बार जुड़ रहा है तो उसे 2 गुणा 14 स्क्वायर लिख दो, 2 गुणा 14 ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो वर्ग निकाल के जोड़ो फिर टुकड़े करता। अगर मैं दोनों को जोड़ता 6 और 6 12 9 18 और 1 19 और 2 2 4 1 और 1 2 और 1 3, ठीक है, तो भी मुझे गुणनखंड करके यही लिखना था। अरे समझ में आ रही है बात? सबको आ रही है? 1 2 को आ रही है? कितने बच्चों को समझ आ रही है बात जो बता रहे हैं? चलो हाथ लीजिए। तो अब जो वर्गमूल में 2 बार गुणा कर रहा है वो 1 बार बाहर आ जाता है, ये वर्गमूल का कंसेप्ट है। तो अगर किसी को ये बातें नहीं पता है तो वो आज के बाद याद रख ले। क्यों? इसको याद रखने में कोई दिक्कत थोड़ी है कि वर्ग जब बराबर के दूसरी तरफ, जैसे प्लस इधर जाके माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, गुणा भाग हो जाता है, भाग गुणा हो जाता है, ऐसे वर्ग भी तो अगर बराबर के इधर लेके जाएंगे तो कुछ ना कुछ बनेगा। तो वो क्या बनता है? वर्गमूल में अगर एक ही संख्या 2 बार गुणा हो रही होती है तो उसे बाहर निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 14 वर्गमूल 2 कौन? BC किसका व्यास है? पहली बात तो BC जो है इस त्रिभुज का कर्ण है, उसके अलावा BC इस वाले अर्धवृत्त का व्यास है। तो BC को व्यास मानकर खींचे गए अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? BC को व्यास मानकर खींचे गए अर्धवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 1/2 BC। तो BC को व्यास मानना है तो BC व्यास हो गया। व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या। तो ये त्रिज्या निकल आई 1/2 14 वर्गमूल 2 यानी 7 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर निकल आई त्रिज्या किसकी? इस BC को व्यास मान के जो हमने बनाया था उसको हम कह देते हैं R, बड़ा R। कोई दिक्कत तो नहीं? क्या कह दिया हमने इसको? अब बार-बार नहीं लिखेंगे, क्यों कि BC को व्यास मान के खींचे गए अर्धवृत्त की त्रिज्या, BC को व्यास मान के खींचे गए, उसका कोई नाम रख दो। पंडित जी बन जाओ एकदम नाम रखने वाले, ठीक है। तुरंत उसका नाम रख दिया हमने, क्या? छोटा R रखना है, बड़ा R रख देते हैं, क्योंकि एक R में यहाँ भी तो देना पड़ेगा। ये जो हमारा चतुर्थांश है इसकी भी तो त्रिज्या होगी, है ना। तो चतुर्थांश, चलो नाम भी लिख दो ताकि सब बातें क्लियर हो जाए। क्या है नाम चतुर्थांश का? AB, यहाँ पे लिख दो D, DC। अब तो सब पता लग रहा है, ABDC यानी ये वाला चतुर्थांश पूरा समझ में आ गया। चतुर्थांश ABDC की त्रिज्या बताओ, चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी है? उसका नाम छोटा R रख देते हैं। बताओ कितनी है? कितनी है? कितनी है? 7 तब होती है जब 14 व्यास होता है। 14 तो त्रिज्या है ना, ये वो तो केंद्र है। अरे चतुर्थांश कैसे बनता है? ये बना चतुर्थांश। अगर ये 14 है, ये 14 है, तो ये जो चतुर्थांश है इसकी त्रिज्या कितनी हुई? 14। तो यहाँ तो इसको पूरा व्यास मान के हमने अर्धवृत्त बनाया, ये पूरा व्यास मान के अर्धवृत्त बनाया। यहाँ पर सीधा ये हमें दे रखा था और हमने केवल चतुर्थांश बनाया है, तो ये त्रिज्या बनी और ये क्या बना? व्यास। क्लियर हुई बात? तो चतुर्थांश ABDC, इस चतुर्थांश की त्रिज्या R कितनी है? 14 सेंटीमीटर। इतना मटेरियल जब निकाल के रखोगे तब जाके ये सवाल हल होगा। क्लियर हो गई ये बात? कोई समस्या यहाँ तक? जिसको है वो पूछ लो अभी, बिना किसी हिचकिचाहट, बिना संकोच के। पूछना है किसी को? यहाँ बोर्ड पर बुलाकर मैं कहूंगा आपसे कि इसको एक्सप्लेन करूं, तब मुझसे मत कहना कि सर ये वाली बात समझ में नहीं आएगी। पूछना है किसी को कुछ? सब हो गए विद्वान? आर्यन आ गया समझ में? अब हम निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलो ये बताओ क्या होगा? क्या होगा छायांकित भाग का? अरे पहले शब्दों में लिखो। छायांकित भाग ये है, ये ना तो अर्धवृत्त का भाग है ना तो अर्धवृत्त है,
न ये चतुर्थांश है न ये त्रिभुज है, हमें ये वाला निकालना है। दिमाग लगाओ कैसे निकलेगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ और चित्र में समझना उस बात को। अब देखो समझ आ रहा है, मैं और समझा देता हूँ। इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें जोड़ लीजिए इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। जब त्रिभुज में इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़ोगे तो पूरे चित्र का क्षेत्रफल निकल आया जो दिखाई दे रहा है। इसमें से इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप निकाल दीजिए, ये जो मैं चला रहा हूँ। जब पूरे चित्र में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपने निकाला और उसमें से घटा दिया इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाज्य तो बचेगा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है बात नहीं है। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में ये वाला इस क्षेत्रफल में ये वाला क्षेत्रफल जोड़ा और उसमें से मैंने चतुर्थांश का क्षेत्रफल काट के निकाल दिया। अब कैसे काट के निकालेंगे, बोर्ड की कॉपी काटोगे तो बेटा पेनल्टी लग जाएगी, केस हो जाएगा, FIR हो जाएगी। ठीक है, तो गणित में कैसे काटते हैं, काट के निकालना क्या कहते हैं, माइनस कर दो। वही तो क्या हमने ABC के क्षेत्रफल को जोड़ा किसमें, अर्धवृत्त BEC के क्षेत्रफल, और इसमें से काट दिया कौन, चतुर्थांश ABDC का क्षेत्रफल। यहाँ तक कोई समस्या तो समझने में। जब हमने इनको अपने शब्दों में लिख दिया, अब हम इनका सूत्र लगाएं। क्या है सूत्र, बताओ। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है ABC का, AC गुणा प्लस अर्धवृत्त BEC का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी मानी थी, बड़ा R, πr²/2 माइनस चतुर्थांश ABDC का क्षेत्रफल πr²/4, क्योंकि चतुर्थांश की त्रिज्या को हमने छोटा r कह दिया था और अर्धवृत्त की त्रिज्या को हमने बड़ा r। सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आप यहाँ पे मान लगाओ 1/2 14 गुणा 14 प्लस पाई का मान कितना होता है, चलो अभी पाई का मान मत लगाओ, पाई गुणा r का मान 7 बटे माइनस पाई। इस r का मान बताओ, 14 कितना आ गया, 2 सत्ते 14 और 4 सत्ते 98 प्लस पाई गुणा 7 का वर्ग 49 गुणा वर्गमूल 2 का वर्ग 2 माइनस पाई गुणा 14 गुणा 14 बटे 4 2 4 2 सत्ते 14 2 सत्ते कितना आ गया 98 प्लस 2 से 2 काटो 49 पाई माइनस 49 पाई 49 पाई 49 पाई घट के 0 कितना आ गया 98 सेंटीमीटर। तो क्या रिजल्ट आया है। अगर ये बोर्ड में सवाल आया और आपने जो हमने तरीका बताया है इस तरीके को फॉलो करके किया, महत्वपूर्ण सवाल, तो आप बड़ा स्मूथली आंसर ले आओगे। कितनी देर लगेगी, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन जिस बच्चे ने कुछ और करने की कोशिश करी, उसने कहा था पाई का मान रखो 22/7, यहाँ भी पाई का मान रखो 22/7, फिर इसको इसमें जोड़ो, फिर जो जोड़ आएगा उसे उसमें से ये घटाओ, समस्या बढ़ गई। और इस तरीके से क्या हुआ, सीधे 49 में से 49 के 0 आके बड़े आराम से आपका आंसर अच्छा। इसलिए हमने कहा है कि मेंसुरेशन और जो क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले सवाल है
उसमें पाई का मान सबसे लास्ट में रखेंगे जब हम सवाल के लास्ट स्टेज में हल करने की पोजीशन में आ जाए। बात समझ आ रही है? कर लीजिए।